कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेश और ये है द नॉलेज हब। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, साल का एंड आ चुका है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम डेली की 4 से 5 डेरिवेशन करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास पहला है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिक का आपको आइडिया होगा, ये मैं मान के चलो। तो हम आते हैं डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो मैंने डायग्राम बना रखा है। ये दो चार्जेस है स्पेस में। द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट चार्ज इज r1 और दूसरा है r2। ठीक है, तो अब देखो हम पता करना चाहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1। इसमें 1 पे किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या मेरी बात समझे? पहले जो लिखा है उस पर फोर्स लग रही है, दूसरा जो लिखा है वो लगा रहा है। क्या मेरी बात समझे? तो कैसे करेंगे? के Q1 Q2। अब जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे क्या आएगा, इसका उल्टा कर दो, R21 R21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आई? अब देखो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए बी है तो बी माइनस ए। ठीक है, जैसे R12 है तो R2 माइनस R1, R21 है तो R1 माइनस R2। अच्छा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये भी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो करने वैल्यू पुट तो क्या आ जाएगा? F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, कैसे लिखेंगे इसको? R1 माइनस R2 स्क्वायर, साथ में R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, ये मैंने किस बेसिस पे लिखा? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अपने पास आएगा कि Q1 Q2 R1 माइनस R2 की पावर 3 क्यूब। क्यों? स्क्वायर ये था, एक और आया, आपस में बेस आर से पावर आर एडिड, और साथ में R1 माइनस R2। क्या मेरी बात समझ आई? यहां तो कोई डाउट कुछ पूछ ले? ठीक है, सो ये रहा अपने पास कूलम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं F21 निकालूं सॉरी, तो कितना आएगा? इसी को उल्टा कर दो। अब इसको क्या बोलेंगे? अब द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाय 1। 2 पे 1 की वजह से कितनी फोर्स जनरेट होगी, मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड पोजीशन वेक्टर। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब देखो R12 कैसे लिखेंगे हम? R2 माइनस R1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर अलॉन्ग विद R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को अभी मैं फिलहाल इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R21। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि मैं यहां से न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ कर लूं। ठीक है, तो अपने पास क्या जाएगा, मतलब आप इसकी जगह R1 माइनस R2 ये पुट कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें क्या होगा? R2 माइनस R1। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस इरेज कर देता हूं। अब देखो, तो यहां मेरे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड, ये अपना वेक्टर। क्या मेरे पास समझ आई? अच्छा, अगर अब मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या जाएगा? F21 विल बी इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 की पावर 3, साथ में R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं R2 माइनस R1, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? अगर इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूं तो R2 माइनस R1 को अगर मैं माइनस R2 R1 माइनस R2 लिखता हूं। अब ये कैसे लिखा? याद रखना, जब भी आप कॉमन लेते हो कोई भी चीज, जैसे माइनस कॉमन ले रहे हो यहाँ पे, तो उसके अंदर के साइन फ्लिप हो जाएंगे। अगर ये R2 माइनस R1 तो क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2। क्या मेरी बात समझे? अब देखो
F21 कैन बी डन एज माइनस KQ1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 की पावर 3। क्या मेरी बात समझ आई? अब आराम से देखो, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना सर, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर देंगे हम पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड मींस जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर देंगे हम पॉजिटिव। तो मतलब ये और ये आपस में क्या होगा एक हिसाब से इक्वल। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव क्योंकि मॉड लग रखा है। ठीक है, यहाँ देखो R1 माइनस R2 मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये और ये क्या है बराबर, क्यों? क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा मॉड की वजह से। तो टेक्निकली KQ1 Q2 R1 माइनस R2 यहाँ भी क्या ये और ये आपस में बराबर हुए, तो क्या लिखते हैं हम F12 इज इक्वल टू -21। तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। 1 2 4 जस्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 1, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। क्या मेरी बात थोड़ी सी समझ आई? कोई दिक्कत? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन। एक्सियल मींस अलोंग एक्सिस एंड इक्वेटोरियल मींस परपेंडिकुलर टू इट। क्या मेरी बात समझे? तो पहले पता करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्ज। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच सम फाइनाइट डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझे? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम डाइपोल। अगर आपको बेसिक में दिक्कत हो तो मैंने बेसिक की एक कंसेप्ट की एक सीरीज बना रखी है, आप उसको जरूर देखें अलॉन्ग विद डेरिवेशन। वो मैं डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट इजिली अगर आपके क्लियर हो गए तो डेरिवेशन समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये अपने पास डाइपोल आया सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, या हम 2a लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आप लेना कोई भी लेते हो तो a/2 हमने रखा डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a। तो सेंटर पॉइंट ये, यहाँ से लेकर डिस्टेंस a और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a। ठीक है, अब इस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से हमें फील्ड निकालनी है। अब डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है जुड़ा हुआ एक दूसरे से। ठीक है, तो उसके वजह से ओवरऑल फील्ड यहाँ क्या लगेगी वो पता करना है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q इज द सोर्स चार्ज। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या होती है? Q इंटू 2a। ठीक है, अब मान लो यहां से यहाँ का डिस्टेंस है सम x। ठीक है, अब लेट्स सपोज दिस इज a, दिस पॉइंट इज b, ये है अपना p। p पे आपने रख दिया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ कुछ फोर्स जनरेट होगी। ठीक है, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा तो ये चला जाएगा इधर। क्या मेरी बात समझे? ठीक है, तो ये यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ से यहाँ का रिपल्शन मिलेगी तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगी इस डायरेक्शन पे। क्या मेरी बात समझे? ठीक है, दूसरा, अब ये चार्ज इसको क्या करेगा अपनी तरफ? ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा विद दिस नहीं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ जाएगी डाउनवर्ड साइड। इसको E1 मानते हैं, इसको E2। अब अपना टास्क है E1 और E2 फाइंड करना। ठीक है, तो व्हाट इज E? देखो E1 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो अपने को पता नहीं है, तो यहाँ क्या 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या है? ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल सकते हैं कितना का डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना जाएगा ये? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट इज योर हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझ आई? अब कितना जाएगा डिस्टेंस? AP का स्क्वायर। तो E1 विल बी इक्वल टू KQ, व्हाट इज AP? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझे? स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो E1 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन सिमिलर मैनर व्हाट इज E2? तो E2 अपने पास आ जाएगी KQ अपॉन PB का स्क्वायर। अगेन अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या ये डिस्टेंस P से B सेम ही आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो सेम ही है। क्या? परपेंडिकुलर x और ये बेस। ठीक है, तो यहाँ भी सेम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, फिर स्क्वायर कट जाएगा तो बिल्कुल सेम आ जाएगा एग्जैक्ट। क्या मेरी बात समझे? अब क्वेश्चन कि सर यहाँ 4 तो माइनस क्यों है? हमने माइनस क्यों नहीं किया? तो यार ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम इसको डायरेक्शन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो चार्ज का जो अपने पास साइन है उसको लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्शन वाइज को वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखते रहो कैसे। तो क्या मेरे पास E1 और E2 सेम आ गई? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ E1 एंड E2 आर सेम। ठीक है, कितनी आई?
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने पास दिक्कत है क्या कि नेट फील्ड कैसे निकालें, क्योंकि दो फील्ड लग रही है, ये भी इधर को और ये इधर को, एंड इनके बीच एंगल कितना है हमें नहीं पता। लेट्स सपोज, अब देखो, अब जो नेट मेरे पास फील्ड आएगी, पहले इसको समझो, क्या E1 और E2 बराबर है? एक बंदा इधर को धक्का दे रहा है, एक इधर दे रहा है, दोनों की फोर्सेस सेम है, तो ये जो बॉडी जाएगी कहाँ जाएगी, ना इधर ना इधर, कहाँ जाएगी, उसके सेंटर में, ठीक है। वेक्टर के हिसाब से तो अपने पास जो बॉडी मूव करेगी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट लगेगी, वो लगेगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब अपना टास्क है टू रिजॉल्व द वेक्टर, वेक्टर को सॉल्व करना, ठीक है। अब E कैसे निकालें, याद रखना E1 और E2 दोनों सेम है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ E1 या E2 की वैल्यू विच इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं, अब आपको पता होना चाहिए हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर, ठीक है। वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे की जाती है, इफ एंगल इज नोन। मान लो ये मेरे पास यहाँ ट्राइंगल है, अगर मीट करेंगे, लेट्स सपोज द एंगल इज थीटा, ठीक है, एंगल इज थीटा। अब देखो ये जो लाइन है इसी के पहले लाइन ये है, ठीक है, और मेरे पास कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्या मेरी बात समझे? तो मैं ये मान सकता हूँ कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। सिंस हमें पता है ये दोनों सेम है और बीच में इसको काट रहा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। मेरी बात समझे? क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, सेम है तो इसका जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, थीटा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, थीटा। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ठीक है। अब करता है रिजोल्यूशन, तो मैं यहाँ नहीं सॉल्व करूंगा, इसको मैं अलग से ट्रायंगल बना के आराम से सॉल्व करता हूँ और समझते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सेटअप अपने पास है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी ई, ये भी ई, E1 और E2 सेम है इसलिए मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर कंफ्यूजन होगी तो यहाँ ई है, इसको 1 2 ही लिखो, ठीक है जी। फिर आप अब यहाँ कितना एंगल है, थीटा, यहाँ भी कितना एंगल है, थीटा। अब वेक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे किस तरह से, देखो ये मेरे पास आई इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इस वेक्टर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस पड़ेगा और वाई भी पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ बन गया 90 डिग्री, ठीक है। ये कौन सी साइड हुई, बेस। कैसे पता, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझ आई? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बचा क्या, बेस। हमें इसके एक कंपोनेंट मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा मिलेगा अलोंग दिस वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझी? तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ कौन सा है, बेस। तो बेस के साथ क्या आता है, अब देखो बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस निकालना है, क्या जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो ये मान के चलो कि आपको वेक्टर रिजॉल्व करने आता है, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं बता दूंगा। तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, E1 cos थीटा। क्या मेरी बात समझे, अलोंग दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, ठीक है। सेम वे में ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, क्योंकि वेक्टर को तो दो साइड हम सॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 को, एक इधर और एक ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, E1 साइन थीटा। इधर को आएगा, मतलब इस साइड के पैरेलल। क्या मेरी बात समझ आई? इन सेम वे जब मैं E2 साइड को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट्स सपोज यहां जैसे कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, ये अलोंग दिस एंड अलोंग डाउनवर्ड साइड। अब अलोंग दिस क्या आएगा, ये बेस कंपोनेंट कैसे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ बनेगा इसका परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज। क्या बात समझे? तो बेस कंपोनेंट कितना आएगा, सिंपल लैंग्वेज है, हाइपोटेन्यूज के साथ cos थीटा लगा दो, हाइपोटेन्यूज के साथ फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हाइपोटेन्यूज के साथ साइन थीटा लगा दो, तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास अलोंग दिस E2 cos थीटा। इस E2 वाले का इम्पैक्ट कैसे, इस तरह से, ठीक है। और क्या आएगा दूसरा इम्पैक्ट, डाउनवर्ड साइड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या जाएगा, E2 साइन ऑफ थीटा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो मुझे बताएं, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। अब देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 इसकी वजह से, E2 इसकी वजह से, और उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाउनवर्ड साइड, ठीक है। क्या E1 और E2 बराबर थे, है ना। तो E1 साइन थीटा मतलब ये ऊपर हो जाएगा, सेम नीचे E1 E2 बराबर है, साइन थीटा भी बराबर है। तो देखो एक फोर्स इधर एक इधर कैंसिल आउट, तो ये कंपोनेंट हो गया अपना कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास जो नेट कंपोनेंट बचा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बची, वो बची इस साइड। अब मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखता हूँ मैं एन। क्या मेरी बात समझ आई? अब मैं क्या लिखता हूँ,
ई एन इज जस्ट इक्वल टू ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ आई? ई वन ई टू बराबर है, ई वन ई टू बराबर है, तो दोनों का आंसर क्या जाएगा? ई एन विल बी इक्वल टू टू ई कॉस थीटा। कैसे? ई वन की जगह भी क्या आ जाएगा? ई, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? ई, दोनों बराबर है, तो ई कॉस थीटा टू ई कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ आई? अब यूजिंग दिस ट्राइंगल, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखता हूँ टू ई की जगह वैल्यू डाल दो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा ट्राइंगल, सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बच्चा क्या? बेस। बेस कितना है? ए, और क्या जाएगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास क्या जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। यहां तक मेरी बात समझ आई? सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। तो देखो, यह है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? क्वेश्चन वन। यहाँ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट मीन्स पावर हाफ, बेस आर से पावर आर एडेड, तो क्या लिखते हैं हम? ई एन इज इक्वल टू टू के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आया? देखो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, बी एस आर सेम पावर आर एडेड, तो 1 प्लस 1/2 3/2। क्या मेरी बात समझे? ठीक है, ओके। तो अपने पास आ गई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड दिस। अब नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? क्यू इंटू टू ए। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये रहा क्यू और ये रहा टू ए, तो क्या लिखते हैं हम? ई एन इज जस्ट इक्वल टू के पी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर वेक्टर फॉर्म लिखे जाए तो ये आ गया अपना आंसर। क्या मेरी बात समझे? स्पेशल केस क्या होता है? फॉर स्पेशल केस, इफ x is very 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 greater than a, then en is equal to kp अपॉन, अब ये बहुत बड़ा है ए से, जैसे x की वैल्यू रख लो 100 और e की वैल्यू है 0.1, तो इसको लेने का कोई फायदा है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो डिस्टेंस है इसका, डाइपोल का, उस पॉइंट पे जहां हम फील्ड निकालना चाहते हैं, कितना आया? ये मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब फॉर डाइपोल। ठीक है, एक्स क्यूब फॉर डाइपोल। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत कुछ पूछना है? ओके, सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब। अच्छा, एक ये चीज याद रखना, जब भी ऐसे रिजल्ट आएगा ग्राफ ड्रॉ करने का आर डालो। ठीक है, 1/x का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब क्या होता है ना, ये सब कुछ लर्न कर लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये अपना डिस्टेंस x, तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत कुछ पूछना है? नेक्स्ट करें। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा सर बहुत लंबी डेरिवेशन आ रही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा वैसा एंड सो ऑन। आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, और दूसरा कॉपी पेन अपने हाथ में रखो और समझते रहो, लिखते रहो। जब तक लिखते रहोगे तब तक समझते रहोगे। अगर पहले से आते हैं तो दोबारा एक बार रिवाइज करो, लिख के प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है, ये ईजी है, वैसे अब तक की डेरिवेशन सबसे ईजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो इजीली आपको आ जाएंगी। ठीक है, ईजी सब कुछ है, दिक्कत है याद रखने में, सर मैं भूल जाता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। बार बार प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझो, नहीं भूलोगे। ठीक है, और भूलना नेचर है, भूल भी जाओगे तो भी क्या होगा, बस पेपर में मत भूलना। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सियल लाइन पे, एक्सियल मतलब अलोंग एक्सिस, ये वही डाइपोल सेटअप, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन ए एंड ए, 2a होता है, बीच में लेते हैं तो क्या होता है ए। और याद है सेंटर से लेकर उस पॉइंट जहां फील्ड बताना चाहते हो उसका डिस्टेंस x, जैसे इक्वेटोरियल में लिया था। क्या बात समझे? अच्छा, अब देखो ए की वजह से इस चार्ज पे क्या होगी? रिपल्शन। तो ए की वजह से पी पे क्या होगी? रिपल्शन, तो अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1, ए की वजह से। पी पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड कहाँ बनेगी इसकी? इस तरह, E2। क्या मेरी बात समझे? कोई दिक्कत कुछ पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, और व्हाट इज E1? तो E1 विल बी इक्वल टू के क्यू, सॉरी क्या लेते हैं हम, कूलम लगाने लग गया था, तो क्या लेते हैं हम? सोर्स चार्ज। सोर्स कौन सा है? ये वाला,
क्यू नॉट मैटर नहीं करता। क्या मेरी बात समझे? इलेक्ट्रिकल फील्ड में सोर्स चार्ज मैटर करता है विच इज प्लस क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी का स्क्वायर। अब देखो ए से पी कितना है, ए से ओ ए एंड ओ से पी एक्स, तो टोटल कितना हुआ ए प्लस एक्स। दबा देखो, ए से ओ ए है और ओ से पी एक्स है, तो टोटल कितना हुआ ए से पी ए प्लस एक्स। तो क्या लिखूंगा मैं, E1 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझे? कोई दिक्कत कुछ पूछना है, या फिर इसको आप एक्स प्लस ए लिखो। अब ऐसा क्यों, आगे समझोगे, ठीक है। एक टीचर को तो फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी आगे देखना कि मैंने क्यों ऐसा लिखा। काफी बच्चों को दिक्कत है सर एक्स प्लस ए लिखा, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लिख रहा हूँ। इससे ना आगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी माइनस बी, तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। देखो दूसरा व्हाट इज E2। अब E2 कहाँ लगेगी, इन दोनों के बीच थी, सेकंड वाले चार के बीच। क्या जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी, तो बीपी कितना आ जाएगा, बीपी का स्क्वायर, और वो कितना है के क्यू। अब देखो बी से पी नहीं पता, हमें तो पता है ओ से पी विच इज एक्स एंड ओ से बी विच इज ए। अगर मैं पूरे एक्स में से इसको माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, ठीक है। पूरे में से इसको खत्म कर दूं तो ये बचेगा विच इज बी, कितना जाएगा एक्स माइनस ए। तो क्या जाएगा यहाँ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब व्हाट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल में क्या था, वेक्टर लग रहा था, है ना। इसे वेक्टर के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, बट वहां क्या था एंगल जनरेट होता तो प्रॉब्लमेटिक होता, थोड़ा सा रिजोल्यूशन करनी पड़ी थी। यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन में है, तो देखो E1 इधर E2 इधर, ठीक है। अब हम इसमें अगर एक डायरेक्शन इधर को जा रही एक इधर जा रही तो आपस में माइनस होंगे, है ना। अब दिक्कत है क्या करें, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब समझो चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी होगी, जो नजदीक होगा, नजदीक कौन है, बी, है ना। ये तो दूर है, तो इसकी फील्ड क्या लगेगी इस पर थोड़ी सी वीक एज कम्पेयर टू दिस। तो क्या था बी की वजह से E2 जनरेट हो रही थी, ए की वजह से E1, तो अपना आंसर क्या है नेट E2 माइनस E1, क्यों, क्योंकि E2 स्ट्रॉन्गर है देन E1 से, समझे। तो क्या आ जाएगा अपने पास व्हाट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 और E1 दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है, और अपने पास क्या बच जाएगा E2 में 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई? अब इनका एलसीएम लो और सॉल्व करो, क्या बनेगा, तो अपने पास आ जाएगा E विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एलसीएम ले रहे, तो यहाँ क्या जाएगा, इससे कट गया, तो अपने पास आएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। एलसीएम लेना सीख लो, स्पेशली मेडिकल वाले, उनको बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, सभी को नहीं बट किसी किसी को, ठीक है। अब देखो के क्यू, क्या यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर को 2 मिनट इग्नोर करो, व्हाट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है मैंने क्या लिख रहा था यहाँ, ए प्लस एक्स, कहाँ था वो, हाँ एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स सेम ही है। अगर मैं ए प्लस एक्स लिख रहा हूँ तो आप क्या बोलते हैं सर एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। कई बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट याद रखना बात तो सेम ही है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एंड लगाना इजी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर था ना दोनों पे, तो क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आइडेंटिटी को हमेशा आराम से ओपन करो, जल्दबाजी में गलती के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बच्चे करते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब जब भी आप ओपन करोगे आराम से लगाओ, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया करो। देखो फिर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2x से ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x से, तो क्या बन जाएगा अपना के क्यू 4 एक्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ई कितना आ गया अपने पास, के क्यू 4XA। क्या मैं इसको लिखता हूँ, 2 × 2 4 A × x। बात तो सेम रही, एक्स ए हो 3 × 4 या 4 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्र। ऐसा क्यों लिखा, व्हाट इज Q × 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अपने पास आ जाएगा Q × 2A, तो E इज जस्ट इक्वल टू K, ये दो को बाहर निकाल लो, बाहर क्या निकाल लो, बस फ्रंट पे ले आओ, तो 2K, और अपने पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्र। क्या मेरी बात समझ आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बना अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला इन फॉर एक्सियल लाइन। तो ये है, क्या मेरी बात समझे। इसका भी अगर मैं स्पेशल केस डिस्कस करूं, सेम क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन ए, तो x को हम काउंट करेंगे, a को नेगलेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 2kp x x की पावर 4। क्यों, ए स्क्वायर कैंसिल, ये तो छोटा होकर नेगलेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो क्या एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो E विल बी इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, एक्सियल, इसलिए मैं ए लगा रहा हूँ। जहां हमने लास्ट टाइम इक्विटोरियल के लिए की थी तो वहां ई क्यू लगाओ। क्या रिजल्ट था वैसे इक्विटोरियल वाले का, चलो उसके रिजल्ट को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। अगेन देखो, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्यूब पे मैटर करती है। क्या मेरी बात समझे, ठीक है। ओके, सो हमने इक्विटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए कर ली फाइंड, तो हम इनके बीच कंपेरिजन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रही एक्सियल 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और ये रही इक्विटोरियल, ठीक है, kp अपॉन एक्स क्यूब। तो kp अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, किसकी, डाइपोल की वजह से। तो अपने पास क्या, मैं ऐसे लिखता हूँ, ई ए इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है, ये मेरी बात समझ आई, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन आज के लिए, अच्छा एक अपने पास डेरिवेशन रहती है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कोई करना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं करवा दूंगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन रैंडम पॉइंट। अब हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल तो कर लिया, अगर रैंडम पॉइंट में आ जाए फिर, तो यहाँ इसकी वजह से मान लेते हैं E1 E2, फिर यहाँ वेक्टर सॉल्व करके फिर लास्ट में कुछ आंसर ड्राइव होगा, आपको बस आंसर याद रखना है, क्या बनेगा, E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यूब अंडर द रूट T cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसके लिए होता है ये, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन रैंडम पॉइंट, रैंडम मतलब किसी पॉइंट पे रादर देन दिस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, उनके सिवा कहीं पे रख दो, कितना एंगल जीरो थीटा, उसके बेस पे ही रिजल्ट आता है। अब देखो इस पे, अगर थीटा में जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, है ही नहीं थीटा, तो इसी का लॉन्ग कहीं होगा, वो पॉइंट इसी का लॉन्ग हो जाएगा, तो कौन सा केस बनेगा, एक्सियल। अगर मैं थीटा 90 कर दूं तो ऐसे जाएगा, तो बनेगा इक्वेटोरियल। तो ये फाइंड करके देखना जरा, इस फॉर्मूला पुट करके वैल्यू 0 एंड 90, तो देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ओके, सो आज का लास्ट टॉपिक, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क, टॉर्क मींस एंगुलर फोर्स, ठीक है। इन यूनिफॉर्म फील्ड जनरली क्या प्रोड्यूस होता है, सिर्फ टॉर्क, ओनली टॉर्क विल प्रोड्यूस। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो वो रोटेट भी करेगा, मतलब एंगुलर फोर्स भी जनरेट होगी और लीनियर फोर्स भी। क्या मेरी बात समझे, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड डाइपोल में सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब ये है डाइपोल, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रखी है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये डाइपोल प्लेस किया है। अब समझो क्या होगा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आएगी, कहाँ से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है मतलब, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव नेगेटिव जाती है। अब ये नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव तरफ। मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस डाइपोल को एक रोटेशन मिलेगी इस तरह से, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहेगा, भी ऐसे तो ऐसे होना चाहेगा, ताकि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। क्या मेरी बात समझे। अब किस फोर्स से वो अलाइन होगा या कितनी फोर्स जनरेट होगी वो चेक करते हैं। अब उसके लिए तो हमें साफ पता लग रहा है कि जब ऐसे है तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से आएगा, ठीक है, तो रोटेशन होगी, तो उसमें क्या लगेगा, एंगुलर फोर्स, ठीक है। अब ये जो एंगुलर फोर्स होती है टॉर्क, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स तो हमें पता है कितनी होती है, जैसे इस पे कितनी फोर्स लगेगी अलोंग दिस साइड, देन फोर्स विल बी इक्वल टू
Q इंटू E, ठीक है। सेम यहाँ भी लगेगी इस साइड की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव Q इंटू E। फोर्स अपने को पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, तो भाई इस लाइन के अलोंग एक्सिस खींच दो, यहाँ के अलोंग लाइन खींच दो, आया 90 डिग्री, कैसे बात समझे। तो 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये डाइपोल प्लेस्ड है इलेक्ट्रिकल फील्ड में सम एंगल थीटा, व्हिच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरी बात समझे। इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इधर है, इनके बीच एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बन गया अपने पास हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 2a, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकलेगा साइन थीटा से, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2a, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। क्या मेरी बात समझ आई, आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो तो अपने पास आएगा टॉर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू E एंड 2a sin थीटा। क्या मेरी बात समझे, Q इंटू E 2a sin थीटा। व्हाट इज Q इंटू 2a, क्या होता है ये, तो दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो P क्रॉस E sin थीटा। क्या मेरी बात समझे, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P क्रॉस E, तब साइन थीटा कहाँ गया, याद है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। P क्रॉस E साइन थीटा मीन्स इसको लिखते हैं हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, अगर हमने पहले E लिखा होता, बाद में Q इंटू 2a लिखा होता, तो हम यहाँ ये भी तो लिख सकते थे E क्रॉस B, ऐसा भी तो ठीक है। इसमें क्या गलती है, ये भी तो आ सकता है। तो भाई इसमें गलती ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड फिक्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डाइपोल मूव कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं कर रही डाइपोल की तरफ। क्या मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे E क्रॉस B, हम क्या लिखेंगे P क्रॉस E, डाइपोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, समझने के लिए, ठीक है। तो P क्रॉस E, क्या मेरी बात समझे, कोई दिक्कत। सो ये था अपना टॉर्क। अब इसी के रिगार्डिंग कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, कितना वर्क डन किया जाएगा, क्या मेरी बात समझे, ठीक है। लास्ट, ओके। सो नेक्स्ट अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल जब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है। अभी फाइंड कैसे करें, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया डाइपोल तो रोटेट होगा, रोटेशन होगी तो एंगुलर फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं इसकी, अब तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है जनरली, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम, क्या बात समझे। अब समझो, पहले पोटेंशियल डाइपोल इस तरह से अलाइन था, मेकिंग सम एंगल थीटा, यहाँ हमारा रखा है थीटा 1 विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मानो कि थोड़ी देर बाद अपना डाइपोल इस तरह से लेन हो जाता है, ठीक है, और रोटेट करेगा ना, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कह रहे हो समझे। तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ एंगल क्या होगा, चेंज होगा, थीटा 2 यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा 3 एंड सो ऑन, और यहाँ बिल्कुल 0, क्या रहा समझे। अब थीटा 1 से थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन, ऐसे उसको घुमाने में कितना वर्क किया जाएगा, क्या मेरी बात समझ रहे हो, पता करें, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये कहां से है, ठीक है, बेसिक क्लियर करने हैं। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू सम डिस्प्लेसमेंट, ये होती है ना, फोर्स इंटू सम डिस्प्लेसमेंट, लीनियर कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। यहाँ जब हम एंगुलर कोऑर्डिनेट पे काम करें, क्योंकि एंगुलर फोर्स लग रही, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, आगे थोड़ा ना वो जा रहा है, वो क्या कर रहा है, जस्ट रोटेट कर रहा है। जब वो रोटेशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बेस में होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज थीटा। क्या मेरी बात समझे, तो क्या होगा, टॉर्क इंटू थीटा। अब पहला एंगल क्या था, थीटा 1, दूसरा थीटा 2, ऐसे था, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा एंड सो ऑन, क्या मेरी बात समझे। तो थीटा 1 से सम थीटा 2, ठीक है जी। अब कितना निकाला था हमने टॉर्क, अगर आपको याद होगा, टॉर्क इज P क्रॉस E निकाला था, P E साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपकी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा की, सो पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, क्या होती है इंटीग्रेशन साइन थीटा की, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, लिमिट क्या चलेगी, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, क्या मेरी बात समझ आई। अब क्या है अपने पास, वर्क डन इज जस्ट इक्वल टू माइनस पी ई
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सो ये है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ, U इज जस्ट इक्वल टू माइनस पी ई सम कॉस थीटा। अब सर कॉस थीटा क्यों लिखा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है, ठीक है। इनको सॉल्व करके एक्चुअली वैल्यू क्या है तो कॉस थीटा ही, ठीक है। ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द नॉइस। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ माइनस पी ई कॉस थीटा, जनरली यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, कॉस थीटा। अब ये थीटा डिपेंड करता है पर कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2। अब ये एंगल क्या है, व्हाट इज इनिशियल एंगल, व्हाट इज फाइनल एंगल, ये आपको सब कुछ गिवन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसके सहारे से निकालेंगे कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखते हैं। अब सोचो ये डाइपोल सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब ये उस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा, तभी होगा जब वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। तो जब एंगल किसके बीच था, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब वो अलाइन हो जाएगा तो थीटा कितना होगा, 0। मेरी बात समझे। अब क्या वो रोटेट होना चाहेगा, नहीं, मतलब वो स्टेबल हो चुका है। क्या मेरी बात समझे। अनस्टेबल कब होगा, बिल्कुल मैक्सिमम अनस्टेबल, जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और खुद कहाँ है, इस तरह से रेंज है। क्या मेरी बात समझे। तो मैक्सिमम रोटेशन आएगी तो कब आएगी वो, 180 डिग्री पे, ठीक है। छोटा कंसेप्ट है, जल्दी समझ लेते हैं। ओके, सो समझ आया मैंने क्या बोला। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर डाइपोल, जब वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, जब अलाइन हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 पे कितना होता है 1। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पीई माइनस पीई। क्या बात समझे, जब वो स्टेबल होगा तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पी इंटू ई। अनस्टेबल के लिए जब इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और खुद कहाँ जाएगा, इधर को। क्या मेरी बात समझे। तो एंगल कितना जनरेट होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180। नाउ व्हाट इज cos 180, cos 180 कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो u विल बी इक्वल टू माइनस पी ई -1। सो u इज जस्ट पॉजिटिव p इंटू ई, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ आई। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, बट चीज़ों को समझना, कॉपी पेन उठाओ, समझो और लिखो, ठीक है। समझ के लिखो, ऐसे रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं कि उसमें आप लिख जा रहे हो, कॉपियाँ भर दी है बट काम कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, समझो, फिर डेरिवेशन को लिखो और अच्छे से लर्न करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।